वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं शुरू कर रहा हूं एक ऐसा सफर जिसमें मैं आपकी जिंदगी में आने वाली हर एक परेशानी को सुलझाने की कोशिश करूंगा आपकी कुंडली के ग्रहों के माध्यम से। चाहे वो परेशानी पैसों से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, नौकरी से रिलेटेड हो, विदेश जाने के लिए हो या किसी भी और तरीके की परेशानी हो, आपकी कुंडली आपके जीवन में होने वाली हर एक घटना के बारे में सब कुछ बता सकती है। कई लोग मेरी इस बात से शायद सहमत नहीं होंगे, लेकिन ऐसा सिर्फ इस वजह से है क्योंकि आपको आपकी कुंडली पढ़ने के लिए कोई सही इंसान नहीं मिला है। जैसे आपने अपनी जिंदगी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ा होगा, वैसे ही कुंडली पढ़ना, ज्योतिष, ये भी एक सब्जेक्ट है। जैसे आपकी क्लास में कुछ बहुत होशियार बच्चे होते हैं जो सब कुछ पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, और कुछ होते हैं जो बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते लेकिन फिर भी क्लास से पास तो हो ही जाते हैं। इस ज्योतिष फील्ड में भी कुछ ऐसा ही है। कुछ लोग इसे पढ़ते हैं, समझते हैं और दूसरों को भविष्य बताने निकल पड़ते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो निरंतर पढ़ते रहते हैं, समझते रहते हैं और धीरे धीरे समय के साथ बेहतर होते चले जाते हैं। तो अगर आपको आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जो आपको अपनी ज़िंदगी की परेशानियों में कोई सहायता कर पा रहा हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई नहीं कर सकता। अब फिलॉसफी में ज़्यादा ना जाते हुए मैं शुरू करता हूँ आज का वीडियो, जिसमें मैं बात करूँगा मंगल देव की। इस मांगलिक कार्य की शुरुआत मंगल देव से करते हैं, लेकिन इनके बारे में कुछ ऐसी भ्रांतियां समाज में फैली हुई हैं जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि अगर कोई एक मांगलिक इंसान है तो उससे शादी नहीं करनी चाहिए, या फिर मांगलिक की मांगलिक से ही शादी होनी चाहिए, अदरवाइज उसकी डेथ हो सकती है, कुछ बुरा हो सकता है उसकी लाइफ में। क्या ये बातें सच हैं? इसी टॉपिक पे आज मैं थोड़ी रोशनी डालने की कोशिश करूंगा, और इसी के साथ में आपकी कुंडली में मंगल देव कहीं भी बैठे हों, वो आपकी लाइफ में क्या असर डाल रहे हैं ये समझाने की कोशिश करूंगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप ऑनलाइन किसी भी सॉफ्टवेयर से जाके अपनी एक लग्न चार्ट लेके आ जाइए, कुंडली लेके आ जाइए। ये कुछ इस तरीके से दिखती है। अब आपको बस इतना देखना है कि आपकी कुंडली में मंगल, म के ऊपर अंक की मात्रा या MA कहाँ लिखा हुआ है। जहां कहीं पे भी वो लिखा है वहीं मंगल देव आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं। किसी का भी कुंडली चार्ट हो, आपने किसी भी सॉफ्टवेयर से बनवाया हो, उसमें सिर्फ 12 ही घर होते हैं। इन 12 घरों में 12 राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। ये 12 राशियां कहाँ पे हैं और 9 ग्रह कहाँ पे हैं, यही डिसाइड करते हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या करेंगे और आपकी लाइफ कैसी होगी। किसी की भी कुंडली में जो 12 हाउसेज होते हैं वो फिक्स होते हैं। जैसे आपका घर है, फिक्स है, घर उठ के कहीं नहीं जा सकता, वैसे ही ये होता है सीक्वेंस आपकी कुंडली के हाउसेस का। फर्स्ट हाउस हमेशा यही रहेगा, सेकंड हमेशा यही रहेगा, और एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए टोटल 12 घर होते हैं। अब ये 12 घर अलग अलग चीजें बताते हैं, अलग अलग एट्रीब्यूट्स को बताते हैं। अगर मैं सिर्फ एक घर के बारे में क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं ये बताने बैठूंगा तो शायद कई घंटे निकल जाएं। तो मैं बस आपको ब्रीफ में ये बताऊंगा कि मंगल ग्रह हर एक घर में बैठ के क्या प्रभाव देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मंगल ग्रह के एट्रीब्यूट्स क्या हैं ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से। मंगल ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में सेनापति की उपाधि दी गई है। जहां कहीं पे भी आपकी कुंडली में मंगल ग्रह बैठे हुए होते हैं, आपकी सबसे ज्यादा एनर्जी उसी घर के एट्रीब्यूट्स में जाती है, क्योंकि ये एनर्जी को डिनोट करते हैं। इसी वजह से ये जिस घर में बैठे होते हैं उससे रिलेटेड चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा करते हैं। अगर मंगल ग्रह आपकी कुंडली के पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें घर में बैठे हैं तो ऐसे इंसान को मांगलिक कहा जाता है। अब इसके क्या रिजल्ट्स होते हैं, क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं हर एक हाउस में मंगल ग्रह बैठे तो वो क्या रिजल्ट देते हैं। शुरुआत करते हैं पहले घर से। अगर मंगल आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तो वो क्या परिणाम देंगे। कुंडली का पहला घर स्वयं आपको दिखाता है, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके बारे में बताता है। तो अगर मंगल ग्रह आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तो आपके अंदर एनर्जी बहुत होगी, आपको पावर बहुत ज्यादा पसंद होगी,
आपको ये लगता होगा कि मैं किसी बहुत बड़े पद पे पहुंच जाऊं, मैं अगर नौकरी कर रहा हूं तो मैं आईएएस आईपीएस कुछ पावरफुल पोजीशन में पहुंचूं, अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं तो मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊं। इवन अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में भी हैं तो आपको ये रहेगा कि मैं ऊंची से ऊंची पोजीशन में पहुंचूं, जिस पोजीशन में भी हूं मेरी पावर बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट हाउस मंगल वाले इंसान में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है तो उसके अंदर गुस्सा भी उतना ही होता है। अगर वो इंसान अपनी इस एनर्जी को सही जगह पे नहीं लगा रहा है, एक्सरसाइज करने में, काम में नहीं लगा रहा है, तो ऐसा बंदा छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। जिनके भी फर्स्ट हाउस में मंगल होते हैं जनरली वो फिटनेस के प्रति अवेयर होते ही हैं, जिम वगैरह जाते ही हैं, एक्सरसाइज करते ही हैं। और अगर बाय एनी चांस आपके फर्स्ट हाउस में मंगल है और आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जिस दिन आपने फिटनेस के ऊपर ध्यान देना शुरू किया, आपकी जिंदगी की आधी परेशानियां वैसे ही दूर होने लगेंगी। फर्स्ट हाउस में अगर आपके मंगल ग्रह हो तो वो आपको मांगलिक भी बनाते हैं, इसके बारे में हम जरा एंड में बात करेंगे। बात की जाए अगर सेकंड हाउस में बैठे हुए मंगल की, तो सेकंड हाउस मेनली होता है पैसे का, फैमिली का और वाणी का। तो अगर मंगल ग्रह आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं तो आपकी सारी एनर्जी पैसा कमाने में जाने वाली है। आप सोचेंगे कि मैं किस तरीके से मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बना लूं, किस तरीके से ज्यादा पैसा कमा लूं। अब क्योंकि ये फैमिली का भी हाउस है तो ऐसे इंसान का मन करता है कि वो फैमिली वालों के साथ मिलकर बिजनेस करे या कोई काम करे। लेकिन जनरली ये देखा गया है कि अगर मंगल सेकंड हाउस वाला व्यक्ति अपने फैमिली वालों के साथ में काम करता है तो उसमें काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, क्योंकि ये हाउस वाणी को भी डिनोट करता है और मंगल तो सेनापति हैं। तो जब भी ये इंसान बोलता है या बात करता है तो कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि वो कमांड कर रहा है, वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है कोई चीज करने के। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो इंटेंशनली जानबूझ के ऐसा कुछ कर रहा हो, लेकिन इसकी वाणी ही ऐसी होती है कि ये जब भी किसी से बात करता है, बोलता है, तो लगता है कि उसको आदेश दे रहा है। बात की जाए अगर थर्ड हाउस में बैठे हुए मंगल ग्रह की, तो थर्ड हाउस परिश्रम का हाउस माना जाता है, हार्ड वर्क का हाउस माना जाता है। और क्योंकि मंगल खुद एनर्जी से भरे हुए हैं, सेनापति हैं, तो इस घर में, हालांकि ये घर मेलेफिक माना जाता है, लेकिन इस घर में बैठे हुए मंगल ज्यादातर अच्छा ही परिणाम देते हैं। ये इस वजह से अच्छा परिणाम देते हैं क्योंकि अगर आपके थर्ड हाउस में मंगल ग्रह बैठे हैं तो वो आपको एनर्जी से भर देते हैं। आप फिर मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। आप जितनी भी चुनौतियां आपके सामने रखी जाएं, आप सारी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं और मेहनत करके आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं। कई बार इसी एनर्जी की वजह से वर्क प्लेस में इनकी अपने सीनियर्स से कुछ तनातनी भी हो सकती है, क्योंकि इनको तो चाहिए कि हाँ काम करने को मिले, मैं करता रहूं। एक जगह पे टिक के नहीं बैठ सकते ये, इनको चाहिए कि कुछ ना कुछ चलते फिरते रहें, काम करते रहें। इवन अगर ये उम्र में छोटे भी हैं तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो भी एनर्जी से भरे हुए होते हैं। जो आपको दिखेगा कि खेलने के मैदान में सबसे एक्टिव बच्चा है, घर पे तोड़फोड़ मचा रहा है, सबसे ज्यादा नटखट है, शैतान है, ज्यादातर ऐसे बच्चों के थर्ड हाउस में आपको मंगल देखने को मिलेगा। ऐसे बच्चों के माँ बाप को मैं यही टिप दे सकता हूं कि उन बच्चों को आप किसी खेलने के मैदान में ले जाएं, किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर दें जिसमें उनको शारीरिक परिश्रम करना हो, खेल कूद, कुछ ऐसी चीज में उनको डाल दीजिए कि उनकी एनर्जी उस जगह पे लग जाए, तो फिर वो घर पे शांत रहेंगे, क्योंकि एनर्जी सही दिशा में यूटिलाइज हो रही है। और ये बात सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं है, अगर बड़ों में भी कोई एडल्ट हैं जिनके थर्ड हाउस में मंगल ग्रह हैं और वो किसी डेस्क जॉब में हैं, कोई बैठ के करने वाला काम करते हैं, तो उनको ये चाहिए कि वो अपनी लाइफ में कुछ एक्टिविटी लेके आए। जॉगिंग करने जाया करें, जिम जाया करें, कुछ खेल खेला करें, कुछ भी ऐसा किया करें फिजिकल एक्टिविटी जिसमें वो पसीना बहा रहे हो, जिसमें उनकी एनर्जी जा रही हो, तो वो देखेंगे कि उनको अपने काम में भी जल्दी से जल्दी सफलता मिल रही है। अगला हाउस है फोर्थ हाउस। यहाँ पे बैठे हुए मंगल, जैसा मैंने कहा, आपको मांगलिक बनाते हैं, तो मांगलिक को एक ही बार में कवर कर लेंगे। अभी बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। अगर फिफ्थ हाउस में मंगल ग्रह बैठे हों तो वो क्या करेंगे? आपकी कुंडली का फिफ्थ हाउस इंडिकेट करता है आपकी अर्ली एजुकेशन को, आपके बच्चों को, आप स्पोर्ट्स को भी इंडिकेट करता है। ये जिनके भी फिफ्थ हाउस में मंगल ग्रह होता है वो जनरली स्पोर्ट्स में अच्छे ही होते हैं। अगर आप बड़े हो चुके हैं और आप कह रहे हैं कि भाई मैंने तो कोई स्पोर्ट्स की फील्ड नहीं चुनी, मैं तो कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलता, तो बचपन याद कीजिए। बचपन में अगर आप क्रिकेट खेलते थे तो छक्के छक्के मारते होगे, फुटबॉल खेलते थे गोल करते होगे, या फिर जिस किसी भी गेम में रहे हो आप अच्छे ही रहे होगे। अब क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट का भी हाउस है और बच्चों से रिलेटेड है, तो अनफॉर्चुनेटली अगर किसी फीमेल के चार्ट में मंगल फिफ्थ हाउस में है तो मिस कैरेजेस होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और ये माना जाता है कि एटलीस्ट 2 मिस कैरेज होते हैं उस महिला
इसके भी 5th हाउस में मंगल ग्रह होते हैं। अब क्योंकि एजुकेशन से भी रिलेटेड है, तो जो 5th हाउस मंगल वाले व्यक्ति होते हैं वो अपनी पढ़ाई के ऊपर काफ़ी मेहनत करते हैं, ध्यान देते हैं, और अपनी कैरियर के बारे में उनको पता होता है कि वो जितनी ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, जितने अच्छे से पढ़ाई करेंगे, वो उतना ही आगे बढ़ सकते हैं। अब क्योंकि 5th हाउस पिछले जन्म के कर्मों को भी एक तरीके से डिनोट करता है, तो अगर आपके 5th हाउस में मंगल ग्रह हैं तो आप एक तरीके के प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। किसी भी जगह पे लड़ाई हो रही है, दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, ऑफिस में कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, तो ये वो लोग होते हैं जो बीच में आके उस चीज़ को सुलझा देते हैं। जो मैंने बात करी, हाँ, अगर फीमेल्स के चार्ट में है तो मिसकैरेज होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चा ही नहीं होगा, होता है। इवन जो इनका बच्चा होता है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी होता है। अब अगर बात करें 6th हाउस की, 6th हाउस में मंगल ग्रह होंगे तो वो क्या असर देंगे? कुंडली का छठा घर ज़्यादातर जाना जाता है रोग, रिपु, ऋण के लिए। रोग मतलब बीमारी, रिपु मतलब दुश्मन, और ऋण मतलब कर्जा। तो अगर मंगल ग्रह आपके 6th हाउस में बैठे हुए हैं तो वो आपको ब्लड रिलेटेड बीमारियां दे सकते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह लाल है, खून का कलर लाल है। तो ऐसा देखा गया है कि अगर 6th हाउस में मंगल ग्रह बैठे हुए हो तो ये ब्लड रिलेटेड बीमारियां दे देते हैं। ये जो बीमारियां होती हैं ये ज़्यादातर मंगल की महादशा या अंतरदशा के अंदर आती हैं। ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स की अगर मैं बात करूं तो ये बीपी की प्रॉब्लम दे सकता है, इवन स्किन में रैशेस जो रेड कलर के हो जाते हैं उनकी प्रॉब्लम दे सकता है, आई साइट से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है, आपके पेट में इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई बीमारियां आपको ये दे सकता है। सेकंड एट्रीब्यूट बात करें रिपु यानी कि दुश्मनों की, तो यहाँ मंगल ग्रह आपको फायदा देते हैं। जिसके भी 6th हाउस में मंगल ग्रह बैठे हुए हैं उसके दुश्मन उसके सामने नहीं टिक सकते। ये खुद सेनापति है भाई, जो भी इसके सामने आएगा ये उसको खत्म कर देने की ताकत रखता है। ये ऋण का भी हाउस है, तो आपको लोन वगैरह आसानी से मिल भी जाते हैं, और आपको इवन अगर आप कोई मकान वगैरह ले रहे हैं, आपके पास करोड़ों के पैसे पड़े हुए हैं, तब भी आप अगर घर लेते हैं तो आपको हमेशा लोन पे ही मकान लेना चाहिए। कर्जा आराम से चुक जाएगा, उसकी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपके 6th हाउस में मंगल ग्रह बैठे हुए हैं और आप मकान लेने की, घर लेने की सोच रहे हैं, तो आपको लोन पे ही लेना चाहिए। 7th और 8th हाउस में बैठे हुए मंगल आपको मांगलिक बनाते हैं, तो वो जब मांगलिक सेक्शन कवर करूंगा तब बताऊंगा। बात करते हैं 9th हाउस में बैठे हुए मंगल ग्रह की। आपकी कुंडली का 9th हाउस जो होता है वो हाउस ऑफ लक है, किस्मत का घर है। उससे पिताजी को भी डिनोट किया जाता है, गुरु को डिनोट किया जाता है। जो आपके संस्कार है, रीति रिवाज है, वो होते हैं आपकी कुंडली का 9th हाउस। अब क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी का हाउस है, तो जिस किसी के भी 9th हाउस में मंगल ग्रह बैठे होते हैं वो इंसान काफ़ी स्पिरिचुअल होता है। उसकी एनर्जी जो होती है वो पूजा पाठ इन सब चीज़ों में काफ़ी जाती है। अपने पिताजी के साथ में काम करने में उसकी एनर्जी जाती है, गुरु के साथ में उसकी एनर्जी जाती है। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट का भी कारण बनता है, तो कभी कभी पिता के साथ में थोड़े कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन होता है। मतलब एक तरीके से काम करना या दूसरी तरीके से, कोई बहुत बड़ी लड़ाई वाली बात नहीं होती, थोड़ी मतभेद बने रहते हैं। लेकिन हाँ, ये ऐसे इंसान जो होते हैं वो अपनी ज़िंदगी में अच्छा ही करते हैं, क्योंकि वो अपने गुरु के, पिता के सानिध्य में रह के उनके साथ में काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात करें 10th हाउस की, तो 10th हाउस है आपके स्टेटस का हाउस, आपके काम करने के तरीके का हाउस, काम करने का हाउस है 10th हाउस। अगेन एनर्जी से भरे हुए मंगल ग्रह जब काम करने के हाउस में आके बैठते हैं तो वो ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा एनर्जी दे देते हैं अपने काम में लगे रहने के लिए। ये इंसान इतना ज़्यादा मेहनत करता है, काम करता है, स्टेटस का भी हाउस है ना, तो अच्छा स्टेटस पाने के लिए वो इंसान पूरी कोशिश करता है। और मंगल ग्रह क्योंकि मेहनत का ही एक तरीके से पर्यायवाची है, तो ऐसा इंसान अपने ज़िंदगी में काफ़ी अच्छा स्टेटस भी पाता है। बात की जाए 11th हाउस की, तो आपकी कुंडली का 11th हाउस होता है हाउस ऑफ डिज़ायर्स, इच्छाओं का हाउस। ये दोस्तों को भी डिनोट करता है और रिश्तेदारों को भी। तो अगर आपके 11th हाउस में मंगल ग्रह बैठे हैं तो आपकी सारी की सारी एनर्जी आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में जाने वाली है। आप पूरे दिन बैठे रहिए, कोई काम मत कीजिए, लेकिन अगर आपके दोस्त आपको बुला रहे हैं तो आप तुरंत भाग के जाएंगे। अगर आपके रिश्तेदार आपसे कोई काम बोल रहे हैं तो आप तुरंत उसमें अपनी पूरी एनर्जी लगा देंगे। ये बताता है 11th हाउस का मंगल। क्योंकि ये हाउस ऑफ डिजायर्स भी है, तो ऐसा इंसान अपनी इच्छाएं पूरी करने में भी अपनी पूरी ताकत लगाता है, पूरी एनर्जी लगाता है। लेकिन हाँ, ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि ऐसे इंसान की जो इच्छाएं होती हैं वो भी सही दिशा में ही जाती हैं। ऐसा इंसान जो होता है वो कोई गलत चीज की इच्छा जल्दी नहीं करता है, अच्छी चीजों के बारे में सोचता है और अपनी मेहनत से उन्हें पा भी लेता है। लेकिन हाँ, ऐसे लोग किसी की सुनते नहीं हैं।
ये अपनी डिजायर पूरी करने के लिए अपनी तरफ से पूरा का पूरा दम लगाते हैं, काम करते हैं, किसी और की बात सुनना इन्हें पसंद नहीं होता। अब रह जाता है 12th हाउस, जो अगेन आपको मांगलिक बनाता है। तो अब हम फाइनली बात करेंगे मांगलिक होने की, कि किसी इंसान के कुंडली में अगर 1st हाउस, 4th हाउस, 7th, 8th या 12th हाउस में मंगल ग्रह बैठे हैं, वो इंसान मांगलिक है, तो उसकी जिंदगी में क्या प्रभाव पड़ता है। मांगलिक होने के बारे में सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ज्योतिष के जो भी पुराने ग्रंथ हैं, पुराने वेदों में जिसमें ज्योतिष के बारे में लिखा गया है, उसमें मांगलिक जैसी कोई चीज कभी लिखी ही नहीं गई थी। ऐसा नहीं कि फिर मांगलिक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लेकिन पुराने जो ज्योतिष के किताबें हैं उनमें मांगलिक के बारे में कुछ नहीं कहा गया था। इस बारे में बाद में रिसर्च की गई और बाद में जो किताबें लिखी गई ज्योतिष के बारे में, उसमें मांगलिक के बारे में बताया गया है। लेकिन जगह के हिसाब से, रीजन के हिसाब से लोग अलग अलग किस्म के मांगलिक भी मानते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं तो ज्यादातर आपको यही देखने को मिलेगा कि जो हाउसेस मैंने बताए 1st, 4th, 7th, 8th और 12th, अगर यहाँ मंगल बैठे हैं तो इंसान मांगलिक माना जाता है। लेकिन अगर साउथ इंडिया में आप जाके देखेंगे तो वहां के जो पंडित हैं वो जो कुंडली बनाते हैं उनके हिसाब से अगर मंगल ग्रह 2nd हाउस में बैठे हैं, मतलब 1st, 4th, 7th, 8th और 12th के साथ साथ अगर 2nd में भी बैठे हैं तो भी वो आपको मांगलिक बताएंगे। इवन साउथ में तो शुक्र ग्रह से भी निकाला जाता है कि शुक्र ग्रह से मंगल किस पोजीशन में बैठे हैं तो भी इंसान को मांगलिक बताया जाता है। मैं यहाँ पे किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ कि साउथ में जो कर रहे हैं वो गलत है या नॉर्थ में जो कर रहे हैं वो गलत है। ये एक कॉन्सेप्ट है जो पुराने स्क्रिप्चर्स में नहीं लिखा गया था, एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपनी रिसर्च के हिसाब से बाद में इंट्रोड्यूस किया गया। तो गलत कुछ नहीं है। अभी बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, अलग अलग जगहों पे इसे किस तरीके से देखा जाता है। अब अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने आपको बताया कि कुंडली में 12 घर होते हैं और उनमें से 5 जगह पे अगर मंगल ग्रह बैठे हुए हैं तो वो इंसान मांगलिक हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग दुनिया के 40% लोग तो मांगलिक ही हुए। तो क्या ये इतनी बड़ी बात होती है? हाँ, आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि कुंडली के सिर्फ इन्हीं घरों में मंगल के बैठने को मांगलिक क्यों कहा गया। तो उसमें आता है ज्योतिष का एक और कॉन्सेप्ट जिसे कहा जाता है दृष्टि। जितने भी 9 ग्रह हैं उनमें से हर एक ग्रह की अलग अलग दृष्टि होती है। सबकी बात नहीं करूंगा, अभी मैं मंगल ग्रह की बात करता हूं। दृष्टि के कॉन्सेप्ट को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूं तो आप ये मान के चलिए कि अगर क्लास में बच्चे बैठे हैं, टीचर ब्लैक बोर्ड पे, ग्रीन बोर्ड पे कुछ लिख रहा है, तो पीछे बैठे हुए बच्चे शैतानी कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही टीचर पीछे मुड़ेंगे और उनकी दृष्टि बच्चों पर पड़ेगी, क्या आप वो शैतानी करेंगे? घर में बच्चे खेल रहे हैं, उधम मचा रहे हैं, अगर पापा की दृष्टि उन पर पड़ जाए, क्या उसके बाद वो कुछ करेंगे? बस ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट होता है कुंडली में ग्रहों की दृष्टि का। जब किसी ग्रह की दृष्टि किसी हाउस पे पड़ती है तो वो उस हाउस के ऊपर प्रभाव डालती है, असर डालती है। अब अगर बात की जाए मंगल ग्रह की दृष्टि की, तो मंगल ग्रह की 4th, 7वीं और 8वीं दृष्टि होती है। अगर मंगल ग्रह 1st हाउस में बैठे हैं तो उनकी 7वीं दृष्टि आएगी 7th हाउस पे। कैसे? जिस हाउस में ग्रह बैठा है वहीं से गिनना चालू कीजिए। 1st हाउस में बैठा है तो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th और 7th, तो 7th हाउस में आ गई। अगर 4th हाउस में बैठा है मंगल ग्रह तो 4th हाउस को पहला मानिए, 4th हाउस पहला, 5th हाउस दूसरा, 6th हाउस तीसरा, 7th हाउस 4थी दृष्टि। 12th हाउस में जो मंगल बैठे हुए हैं वहां से अगर गिनना चालू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं दृष्टि जो आती है वो आती है 7th हाउस पे। 7th हाउस ये मैं बार बार क्यों गिन रहा हूं? 4th दृष्टि, 7th दृष्टि और 8th दृष्टि जो है सब आके पड़ रही है 7th हाउस पे। अब मैं 7th हाउस को बार बार क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 7th हाउस होता है मैरिज का हाउस, और मांगलिक की जब बात आती है तो सारा झगड़ा ही वहीं पे आके आ जाता है कि मांगलिक से शादी कराओ, मांगलिक से शादी करोगे तो ये हो जाएगा। इसी वजह से जितनी भी ये पोजीशंस हैं, ये 7वें घर पे अपनी दृष्टि डाल रहा है मंगल, इसलिए इंसान को मांगलिक बनाती हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि 1st हाउस से 7वीं दृष्टि 7th पे है, 4th हाउस से 4थी दृष्टि 7th पे है, 12th हाउस से 8वीं दृष्टि 7th पे है और 7th हाउस में तो खुद मंगल बैठे ही हैं, फिर 8th हाउस को मांगलिक क्यों कहा गया? क्योंकि 8th हाउस से देखा जाता है आपके इन लॉज को। अब इन लॉज तो शादी में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं, इसी वजह से 8th हाउस में मंगल बैठने पर भी इंसान को मांगलिक कहा जाता है।
अब शुरुआत में जब मैंने मंगल ग्रह के एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया था तो मैंने कहा था जहां भी मंगल ग्रह बैठेंगे आपकी सारी एनर्जी उस जगह पे जाएगी, आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स उस घर में होंगे। ये जहां पे वो ग्रह बैठ रहा है वहां पे भी लागू होता है और जहां पे दृष्टि पड़ रही है उस पे भी लागू होता है। इसी वजह से अगर 7th हाउस में मंगल ग्रह बैठे हुए हैं या उस पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं तो उस घर में, शादी में आपकी सारी एनर्जी जाती है और कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। अब क्योंकि सारा एनर्जी और कॉन्फ्लिक्ट्स आपका शादी के घर में जा रहा है, अपने स्पाउस के साथ में जा रहा है, इसी वजह से ये कहा जाता है कि मांगलिक के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर 7th हाउस में मंगल ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या वो बैठे हुए हैं तो उस व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी खर्च करने के लिए अपने शादी के हाउस में। तो अगर आप मांगलिक हैं और आपका स्पाउस मांगलिक नहीं है तो ऐसे में ये शादी में लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा कर देता है। अगर आपका पार्टनर भी मांगलिक है तो एनर्जी लेवल सेम हो गया, तो जो भी एक्टिविटीज होंगी दोनों सेम लेवल पे कर पाएंगे, एक दूसरे की नेचर को मैच कर पाएंगे, एक दूसरे की जो आशाएं हैं, इच्छाएं हैं उनको पूरा कर पाएंगे क्योंकि एनर्जी लेवल सेम है। अगर बात की जाए कि मांगलिक दोष की वजह से इंसान की डेथ हो जाती है या कुछ हो जाता है तो सिर्फ एक मांगलिक दोष शादी होने पे डेथ का रीजन नहीं हो सकता। इसके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। भकूट का मिलान देखना होता है, नाड़ी दोष देखना होता है, ये होते हैं जिनकी वजह से आप कह सकते हो कि हाँ शादी होगी तो डेथ हो जाएगी। सिर्फ मांगलिक होने की वजह से डेथ होना आज की डेट में सही नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा मांगलिक योग कई बार कट भी जाता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें घर में बैठे भी हैं लेकिन उस पर गुरु ग्रह की, बृहस्पति ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो भी आपका मांगलिक योग खत्म हो जाता है, कोई बुरा प्रभाव नहीं डाल सकता। गुरु ग्रह जो होते हैं इनकी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। जहां भी गुरु ग्रह बैठे हैं वहां से गिनना चालू कीजिए। अगर इनकी 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि मंगल ग्रह पर पड़ रही है तो भी मांगलिक योग के कोई बुरे परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। अगर मंगल ग्रह गुरु के साथ में बैठे हैं या फिर गुरु ग्रह की राशि में बैठे हैं जो होती है 9वीं या 12वीं राशि, तो भी मंगल दोष नहीं कहा जा सकता। अगर मंगल ग्रह अपनी खुद की राशि में बैठे हो यानी 1 नंबर या 8 नंबर में बैठे हो तो भी मांगलिक योग के बुरे परिणाम नहीं दिखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से मांगलिक योग के अलग अलग प्रभाव होते हैं। तो सिर्फ मांगलिक होने की वजह से उसे बुरा मान लेना सही चीज नहीं है। अगर आपको अपनी कुंडली के मांगलिक योग के बारे में या मंगल के बारे में जानना है, समझना है, तो आपको किसी विद्वान इंसान को, जानकार इंसान को अपनी कुंडली जरूर दिखानी चाहिए। ये तो हुई सिर्फ मांगलिक की बात, मैंने और एट्रीब्यूट्स के बारे में बात नहीं की। तो अगर मंगल ग्रह आपके 4th हाउस में बैठे हुए हैं तो आपकी ज्यादातर एनर्जी जाएगी अपने आप को लग्जूरियस लाइफ देने के लिए, घर बनाने में, गाड़ी बनाने में, अपनी माता के साथ में आपकी बहुत एनर्जी जा सकती है। अगर बात की जाए 7th हाउस में बैठे हुए मंगल की, तो 7th हाउस सिर्फ शादी का नहीं होता, बिजनेस का भी होता है। आपकी एनर्जी आपके बिजनेस के ऊपर लग सकती है, ज्यादा से ज्यादा समय एनर्जी आप अपने बिजनेस के ऊपर लगा सकते हैं। अगर बात की जाए में बैठे हुए मंगल की, तो 8वां घर गुप्त विद्याओं का माना जाता है। अगर आपके 8वें हाउस में मंगल ग्रह बैठे हुए हैं तो आपका ज्यादातर ध्यान गुप्त विद्याओं की तरफ जा सकता है, ज्योतिष, तंत्र मंत्र वगैरह में जा सकता है। हाँ, ऐसे लोग जो होते हैं वो थोड़े लोनर टाइप के होते हैं, अकेला रहना पसंद होता है उनको, वो बाहर ज्यादा लोगों से मिलते नहीं है, बहुत ही कम लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, और जिनसे मिलते हैं उनसे अच्छा रिश्ता रखते हैं। आपकी कुंडली का 12th हाउस जो होता है वो विदेश से रिलेटेड होता है। तो अगर आपका मंगल 12th हाउस में बैठा हुआ है तो ये आपको विदेश जाने के लिए, विदेश में प्रॉपर्टी लेने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित कर सकता है। तो ये है पूरे 12 घरों में मंगल ग्रह के प्रभाव। आपकी कुंडली में मांगलिक योग के क्या असर होते हैं, कब वो कट जाता है, कब वो क्या असर देता है। हाँ, यहाँ पे एक बात जरूर है, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से 80% लोग इन सारी बातों से रिलेट करेंगे कि हाँ, इस घर में मेरा मंगल है तो ये चीज तो हो रही है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस चीज से रिलेट नहीं करेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि चीज गलत है। आपकी कुंडली में बहुत सारी चीजें होती हैं। मंगल ग्रह कहाँ पे बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, उस पर किसकी दृष्टि पड़ रही है, किसके साथ बैठे हैं, इसका अलग अलग प्रभाव आपकी कुंडली पे पड़ता है। तो अगर बिना कुंडली देखे मैं आपको कुछ उपाय बताने लग जाऊं तो वो तो सही बात नहीं होगी। लेकिन हाँ, कुछ कॉमन रेमेडीज होती हैं जो अगर मंगल ग्रह के बुरे प्रभाव आपको देखने को मिल रहे हैं तो आप आजमा के देख सकते हैं। जैसे आप सुबह सुबह जब उठते हैं तो उठ के सबसे पहले उठते ही आपको मुंह में पानी भर के कुल्ला करना चाहिए और अपनी इस मिडिल फिंगर से अपने दांत साफ करके उस पानी को थूक देना चाहिए। ये मंगल ग्रह को
अच्छा करने का एक उपाय है। चैरिटेबल हॉस्पिटल्स जो होते हैं उनमें दवाइयों का दान करना भी आपके मंगल को अच्छा बनाता है। अपने घर में ठोस चांदी की ईंट रखना भी फायदेमंद होता है मंगल ग्रह के लिए। आप अपने घर में चांदी की डिब्बी में चावल या गंगा जल भर के भी रख सकते हैं, ये भी मंगल के प्रभाव को अच्छा करता है। अगर हो सके तो आप अपने नहाने के पानी में नीम की कुछ लकड़ियां डालें, उसे 10-15 मिनट तक पड़ा रहने दें और उसके बाद में उस पानी से अगर नहाते हैं तो भी वो आपके मंगल को अच्छा बनाने में हेल्प करता है। अगर मंगल ग्रह के बुरे प्रभाव आपको देखने को मिल रहे हैं तो तांबे का कड़ा पहनना भी आपको फायदा पहुंचाएगा। मंगल ग्रह के प्रभाव को अच्छा करने के लिए रात में आप अपने सिर के पास में शहद एक छोटी डिब्बी में रख सकते हैं और सुबह उठ के उसे थोड़ा सा अपनी उंगली से चाटने पे भी आपके मंगल ग्रह के प्रभाव अच्छे होंगे। अगर बात की जाए मंगल ग्रह के सबसे बड़े उपाय की, तो वो है ब्लड डोनेट करना। अगर आप रेगुलरली ब्लड डोनेट करते रहते हैं तो इससे अच्छा मंगल का उपाय और कोई हो ही नहीं सकता। ऐसे ही मंगल ग्रह के और भी बहुत सारे उपाय हैं जिनसे आप उनके बुरे प्रभाव को कम कर सकते हैं और अच्छे प्रभाव पा सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।